नमस्कार साथियों, सब आपका यहाँ पर समय निकाल कर आने के लिए ये सुबह का साथ में आपका धन्यवाद कर रहे हैं। हमारे संघ हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आप लोग के पुराने पूर्णिया के सांसद नेता भाई उदय सिंह जी हैं। तो हम लोग यहाँ पर अभी सीमांचल के दौरे पर हैं। जैसा कि आपको पता है, बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में हम लोग पूरे बिहार में जो पिछले 2-2.5 बरस हम लोग पैदल चलकर गांव-गांव जाकर जनसुराज की जो एक व्यवस्था, इसकी परिकल्पना, इस विचार से लोगों को अवगत कराया गया, जिसके जरिए 1 करोड़ से ज्यादा लोग एक साथ आकर 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने दल बनाया। 2 अक्टूबर के बाद से करीब 6 महीने तक, 6-7 महीने तक हम लोग का पूरा फोकस जनसुराज के राजनीतिक संगठन और उसके ढांचे को मजबूत करने में लगा रहा है। अभी मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2.5-3 साल के इस प्रयास के बाद आज जनसुराज बिहार में सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। यहाँ पर भाजपा जो अपने आप को बड़ा दल बताती है, उनका अपना आधिकारिक दावा है कि करीब 70 लाख लोग भाजपा के प्राथमिक सदस्य हैं। जनसुराज में अभी करीब 1.25 करोड़ लोग जनसुराज में उसके प्राथमिक संस्थापक सदस्य हैं या प्राथमिक सदस्य हैं, और हर महीने औसतन 3.5 से 4 लाख लोग बजाबता पैसा देकर जनसुराज का की सदस्यता ले रहे हैं। अब जून महीने से हम लोगों ने जो इसका राजनीतिक कैंपेन है वो शुरू किया है, बिहार बदलाव यात्रा के नाम से, जिसका लक्ष्य ये है कि बिहार की जनता को जाकर ये बात बताई जाए कि आज से 50 साल पहले जिस जयप्रकाश नारायण की क्रांति ने, आंदोलन ने सबसे पहले ये नारा बुलंद किया कि सत्ता परिवर्तन नहीं, बिहार में, देश में व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। जिस संपूर्ण क्रांति की बात जयप्रकाश नारायण जी ने कही, उसका परिणाम रहा कि देश के कई हिस्सों में सत्ता का परिवर्तन भी हुआ और व्यवस्था का भी परिवर्तन हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से बिहार में सत्ता का परिवर्तन तो हुआ, लेकिन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? तो इसलिए कि जब ये आंदोलन जयप्रकाश जी का हुआ, तो आप आंकड़ों को देखेंगे तो 1975-77 के जमाने में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था। 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही था। 2005 में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था। और दुर्भाग्य देखिए कि आज 20 बरस नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहने के बाद भी देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, अशिक्षित, पलायन वाला राज्य बिहार ही है। और यहाँ पर पिछले 20 बरस में 18-17 बरस भाजपा और एनडीए की सरकार रही, भाजपा नीतीश की सरकार में रहे। क्यों इसका महत्व, इसको आप जरा समझिए। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुना होगा, वक्तव्य सुना होगा, जिसमें वो अक्सर बताते हैं कि 2002 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो गुजरात भूकंप की चादर, उनके शब्द है, भूकंप की चादर ओढ़ के सोया हुआ था, बहुत परेशानी थी। जब मुख्यमंत्री बने तो मोदी जी के शब्दों में लोगों ने उनको कहा कि मोदी जी कुछ हो चाहे नहीं, कम से कम इतनी व्यवस्था कीजिए कि रात में, शाम में जब लोग पढ़ाई करें, खाना खाएं तो बिजली घर में आए। फिर मोदी जी के इस शब्दों में 10 बरस में, 12 बरस में गुजरात में इतनी तरक्की हुई कि पूरे देश में भाजपा और मोदी जी ये कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल जैसा विकास होना चाहिए। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ? ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि मोदी जी के और भाजपा के शब्दों में 10-12 साल किसी भी राज्य के आगे के परिवर्तन के लिए काफी है, ये मोदी जी दावा करते हैं। लेकिन वही भाजपा, वही मोदी जी बिहार में 20 बरस से शासन में है, और बिहार जहां 2005 में खड़ा था वहीं पर आज भी खड़ा है। इसलिए बिहार में बदलाव हो, एक नई व्यवस्था बने। लालू जी के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू जी को वोट देने की जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, ये खत्म हो।
इसी के लिए सिद्धार्थ दियारा से, जेपी के जन्मभूमि सिद्धार्थ दियारा से मैंने यात्रा शुरू की और कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के हर विधानसभा, हर प्रखंड तक पहुंचा जाए। लोगों को एक बार इस बात के लिए सतर्क किया जाए, जागृत किया जाए कि भाई तुमने जाति पर वोट देकर देख लिया, हिंदू मुसलमान बनकर वोट करके देख लिया, नाली गली के लिए वोट कर लिया, मंदिर मस्जिद के लिए वोट कर लिया, 5 किलो अनाज के लिए वोट दे दिया, लालू ने 30 मोदी के लिए वोट दे दिया। एक बार जगो, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपने बच्चों के लिए वोट दो, अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दो, ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी रोजगार हो और सबसे बढ़ के जो जन स्वराज का एजेंडा है, बिहार से होने वाला पलायन बंद हो। जो 50 लाख लोग आज गरीबी और मजबूरी में अपना घर, परिवार, गांव, जिला छोड़कर बाहर चले गए, वो 10-12 हजार के लिए अपने परिवार के साथ रहना उनको सुलभ नहीं है। वैसे लोगों को साल भर के अंदर बिहार में वापस लाया जाए, उनको 10-12 हजार का कम से कम रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाए। इसी संकल्प को लेकर हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। और आपके जो सवाल हैं मुझसे या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, तो आप कृपा करके वो सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन दिनों सीमांचल में जो काफी फर्जी वोटर आईडी, क्या लग रहा है कहाँ चूक हुई? देखिए, ये वोटर आईडी का जो पखेड़ा है, ये अभी शुरू हुआ है पिछले 2-3 हफ्तों से। एक बात समझने की है, वोटर आईडी कौन बनाता है? वोटर लिस्ट बनाने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है, जो एक संवैधानिक संस्था है। वो हमारे आपके या किसी दल के अधीन नहीं है। हर साल उनका काम है कि जब भी चुनाव हो तो एक संशोधित वोटर लिस्ट बने, उसकी शुद्धता, उसकी स्वच्छता बनाए रखना चुनाव आयोग का काम है। अभी 1.5 वर्ष पहले बिहार में चुनाव हुआ, पूरे देश में चुनाव हुआ। उसी वोटर लिस्ट से देश की पार्लियामेंट का जो सबसे बड़ा सदन है इस देश का, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसके जरिए यहाँ पे प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है, उसी वोटर लिस्ट से उनका चुनाव हुआ। अब आपको पता नहीं कि वोटर लिस्ट फर्जी है, तो क्या चुनाव आयोग ये स्वीकार करने को तैयार है कि जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, जिसमें मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो वोटर लिस्ट सही नहीं था? क्या वो फर्जी लोगों के वोट से बने? और अगर लोकसभा चुनाव के बाद से फर्जी लोग आ गए, जैसा कि बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि नेपाली और बांग्लादेश के बहुत सारे लोग बिहार में वोटर लिस्ट में अपना नाम घुसा लिए हैं या बिहार में आके रह रहे हैं, तो इसका दोष, इसका जवाब भी एनडीए की सरकार को ही देना होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में मोदी जी की और दिल्ली जी की ही सरकार है। तो आपने ये कैसे अलाउ किया कि बांग्लादेश से लोग आकर यहाँ रह रहे हैं? आपका प्रशासन क्या कर रहा है? आप अगर नेपाल से लोग आकर बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ रहे हैं, तो बिहार सरकार की पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा है? तो भैया किसी भी तरीके से वो आर्गुमेंट देंगे, ये यही साबित होगा कि गलती उनकी है। ये पूरा पखेड़ा इसलिए खड़ा किया गया है कि एनडीए को, सत्तारूढ़ दल को ये डर सता रहा है कि 30-35 वर्ष के बाद बिहार में लोगों को एक नया रास्ता दिख गया है। और खासकर उन लोगों को जो प्रवासी मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो इस व्यवस्था से के मारे हुए लोग हैं, जिनको इस व्यवस्था और इस भ्रष्टाचार से की वजह से जिनका जीना दुर्भर है, जिन जो जानते हैं वो कभी भाजपा को, लालू को वोट नहीं देना चाहते हैं, अब लेकिन मजबूरी में देना पड़ता था, उनके सामने एक जनसुराज का नया रास्ता, नया विकल्प मिल गया है। अब भाजपा वाले, एनडीए वाले कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के युवा, इस तरह के प्रवासी मजदूर या समाज के वो वर्ग जो भाजपा एनडीए के खिलाफ वोट देने वाले हैं, उनको वोटर लिस्ट के शुद्धता के नाम पर उनको परेशान किया जाए और जहां तक हो सके उसका नाम काटा जाए। मेरा आपके माध्यम से लोगों से एक अपील है, आप घबराइए नहीं, कोई चुनाव आयोग आपका नाम नहीं काट सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, चुनाव आयोग को नागरिकता जांचने और तय करने का कोई अधिकार नहीं है। आप लोग भी ये समाज को जगाइए, बताइए, चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार ही नहीं है। वो सिर्फ ये कह सकते हैं कि आप वो डॉक्यूमेंट लाइए जिससे कि वोटर लिस्ट में आपका नाम ऐड किया जा सके। आपका नाम काटना
आपका राशन पानी बंद करना, आपकी सरकारी व्यवस्था से मिलने वाली मदद को बंद करना, ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर का बात है। तो थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन लोकतंत्र है, इसमें लड़ना ही पड़ेगा। लड़कर लोगों को अपना हक लेना पड़ेगा और वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, इसको किसी को नहीं छोड़ना है। आपके पास अगर कागज नहीं है, लोग आपका नाम काट रहे हैं, आप किसी भी राजनीतिक दल से आपका सरोकार है, जनसुराज अच्छा लगता है तो जनसुराज के पास आइए, दूसरा कोई दल अच्छा लगता है उसके पास जाइए, लेकिन अपना वोट जरूर दीजिए और देने के लिए जरूरी है कि आप अपना नाम वोटर लिस्ट में अंकित कराइए। अगर आपकी पूरी क्षमता नहीं है तो जो राजनीतिक दल हैं वो आपकी आवाज पढ़ेंगे, आपकी मदद करेंगे। बिहार का हर शहरी, हर नागरिक उसकी जिम्मेवारी है कि वोटर लिस्ट में उसका नाम रहे, वो वोट करे, ताकि बिहार में लोकतंत्र को जिंदा रखा जाए। और जो भाजपा और एनडीए के लोग चुनाव आयोग के जरिए पिछले दरवाजे से जीत हासिल करना चाहते हैं, उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। प्रशांत जी, दिलीप जायसवाल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पे पिछले दिनों आपने आरोप लगाया था मेडिकल कॉलेज को कब्जा करने, लेकिन बीजेपी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के आरोप था आपका कि वो मेडिकल कॉलेज को, माइनॉरिटी के मेडिकल कॉलेज को कब्जा कर लिया। लेकिन एक बात सामने आया कि जिस गुरदयाल सिंह को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसको करतार सिंह अपने जीवित रहते हुए 2018 में ही उस ट्रस्ट से हटा दिया, उसके जिसकी बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे चल रही है। जी, मेरे भाई बड़ा अच्छा लगा कि आप पत्रकार होकर इतने सजग हैं कि आप इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। पहली बात तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ गुरदयाल सिंह नहीं थे, मौलेश्वर सिंह ने उस कॉलेज की स्थापना की। उनकी 5 बेटियां हैं, 3 लड़के, करतार सिंह 1 लड़के हैं। मौलेश्वर सिंह की पत्नी वहां लाइफ ट्रस्टी थी, और ट्रस्ट डीड पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है कि जो लाइफ ट्रस्टी है वो किसी भी हालत में उससे हटाया नहीं जा सकता है, और जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके जो लीगल एयर होते हैं उनको उस ट्रस्ट में रखा जाना चाहिए था। ये तो लीगल मैटर है, चलने दीजिए। हम लोगों ने आरोप लगाया है, मान लीजिए कि हमने गलत आरोप लगाया, आप पत्रकार होंगे इतने सजग हैं, और दिलीप जायसवाल बेचारे इतने निसहाय हो गए हैं, कुछ जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। भाजपा देश की इतनी बड़ी पार्टी है, भाजपा के पास इतना भी कम नहीं है कि जो जानकारी आपके पास है वो जानकारी वो दे। आपने उनका टीका उठाया, बहुत अच्छी बात है, आप सवाल उठा रहे हैं, तो मेरे भाई फिर से दोहरा देते हैं। दिलीप जायसवाल ने उस कॉलेज में, जिसमें वो क्लर्क थे, जो सिखों का माइनॉरिटी का कॉलेज है, जिसमें 20 से ज्यादा सिख उस समय ट्रस्ट के मेंबर थे, उस जितने भी ट्रस्ट के चलाने बनाने वाले लोग थे, उन सबको हटा के दिलीप जायसवाल जो सिख नहीं है, ये कैसे उसके मैनेजमेंट में आ गए, इसका जवाब आप हमको दीजिए। आप क्या दीजिएगा? दिलीप जायसवाल ने, जो भी उनके सलाहकार हैं वो दे। दूसरी बात, उस कॉलेज में 50 से ज्यादा बिहार के अलग अलग दलों के नेताओं के परिवार के लोग मैनेजमेंट कोटा से जगह पाकर मेडिकल की डिग्री उन्होंने हासिल की है। तो किस आधार पर उन 50 नेताओं के बच्चों को उसमें एडमिशन दिया गया है, ये बता दीजिए। बिहार का सामान्य परिवार का कोई बच्चा मेडिकल करना चाहता है, आपका बेटा अगर पढ़ने जाएगा मेडिकल, बेटा बेटी, तो उसको परीक्षा पास करना पड़ता है। अगर परीक्षा नहीं पास करेगा तो कैपिटेशन फीस देना पड़ता है। लेकिन बिहार के 50 से ज्यादा नेताओं के परिवार के लोग बिना किसी परीक्षा के उस कॉलेज से पास होकर डॉक्टर बन गए, जिसको दिलीप जायसवाल चला रहे हैं। तीसरा आरोप सुन लीजिए, उस कॉलेज से आयुष्मान भारत के अंतर्गत करोड़ों रुपए की गलत निकासी की गई है, ये भी आरोप लगा रहे हैं। अगर आपको दम है, दिलीप जायसवाल को दम है, तो बता दें कि कितना पैसा आयुष्मान कार्ड योजना में लिया है। चौथा आरोप लगा रहे हैं कि राजेश साहब की 2007 में हत्या हुई है, पुलिस ने एफआईआर किया है, थाने का डायरी निकाल कर देख लीजिए, कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने उसमें कॉन्फिडेंस लिया है, दिलीप जायसवाल नेम्ड मर्डर के एक्यूज है। नेम्ड एक्यूज में जिस एसपी ने और डीआईजी दरभंगा के रेंज डीआईजी ने उसका कोर्ट क्लोजर किया है, उसमें से दोनों ही लोग के परिवारजन
को बाद में क्लोजर देने के बाद मेडिकल कॉलेज में उनकी पत्नी उनके बच्चों को एडमिशन दिया गया है। तो ये जानना चाह रहे हैं, और हम अगर गलत कर रहे हैं तो दिलीप जायसवाल कोई असहाय व्यक्ति तो है नहीं, उनकी सरकार है, हम पर मानहानि का केस कर दे, हमको जेल में डाल दे। अभी तो इतना दम नहीं है कि मुंह से बोल सके, दूसरी बात तो छोड़े तो तुम्हारे जरिए और आपके जरिए, आप जैसे पत्रकारों के जरिए सवाल पूछ कर हमको डरवा सकते हैं। अभी कल घोषणा की है 18 से पहले दिलीप जायसवाल की माफियागिरी का दूसरा किस्त जारी करेंगे कि सीमांचल के एरिया में इस आदमी ने और क्या क्या गलत किया है। चाल चरित्र चेहरा का भाव करने वाली भाजपा, उसका अध्यक्ष, उस पर मर्डर प्लाट जैसे संगीन आरोप हैं। आप केस डायरी मैनेज करते हो, कोर्ट को मैनेज करते हो, सिखों के कॉलेज को कब्जा किए हो और समझते हो कि प्रशांत किशोर डर जाएगा है? आपको लग रहा है कि हम ऐसे भक्ति करने वाले हैं। इनकी हालत तो ये है कि लालू जी जैसे व्यक्ति जिसको कोर्ट ने चोर के मामले में दोषी करार दिया, उनको भी अगर हम कहते हैं कि आपने एनिमल हस्बेंड्री में गलती किया, उनके पार्टी वाले भी जवाब देते हैं। दिलीप जायसवाल का मुंह अभी तक खुला नहीं, डर के मारे, और आप जैसे साथियों की मदद से भी नहीं बेचारे बोल पाएंगे। भाजपा का 19 को प्रवक्ता है, उनका हिम्मत नहीं है कि एक आदमी जवाब दे दे। प्रशांत किशोर ने बोला है, हम बिहार में छोटे भैया नेता नहीं है, एक एक फैक्ट, एक एक डेटा, एक एक कागज बनाकर रखे हैं। दिलीप जायसवाल को जवाब देने दीजिए। पहले तो जवाब दे नहीं पाएंगे, अगर देंगे तो उसका पूरा समुचित उपाय दिया जाएगा। जिस धरती पर आदमी की बात कर रहे हो, हम गुरदयाल सिंह के स्पोक्स पर्सन थोड़ी ना है भाई। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोलेश्वर सिंह की बेटियां भी बैठी हुई थी, जो आपको शायद नहीं दिखा। उसी मोलेश्वर सिंह की 5 बेटियां हैं और 5 करतार सिंह से पहले, आपको अगर जानने की जितनी अगर इच्छा है तो करतार सिंह से पहले उस कॉलेज के कर्ता धर्ता के तौर पर मोलेश्वर सिंह की बेटी थी, जो चंडीगढ़ में रहती है, जो उस कॉलेज को चलवाती थी। ठीक है ना? तो पूरी जानकारी मेरे भाई इकट्ठा कर लो, फिर आकर सवाल कीजिएगा। सवाल करना आपका काम है, पत्रकार कर सकते हैं, लेकिन तैयारी पूरा करके आइए। ठीक है ना? पूरी तैयारी करके आइए, तब मजा आएगा सवाल का जवाब देने में। बिहार सरकार ने कैबिनेट से मंजूरी दी है कि 1 करोड़ लोगों को पिछले अगले 5 वर्षों में नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। अच्छी बात है। ये विजन आपका भी है? बिल्कुल ना, मेरा विजन नहीं है। हमने कभी आज तक ये नहीं कहा, तो मन से कहते कि हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। पूरे बिहार में नीतीश बाबू कितने दिन से मुख्यमंत्री हैं? 20 साल से। आज बिहार में टोटल मुख्य चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक संविदा कर्मी इंक्लूडेड सारे लोगों की संख्या की गणना कीजिएगा तो कुल 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी बिहार में करते हैं। तो भैया 20 वर्ष नीतीश कुमार का, 15 वर्ष लालू यादव का और 40-45 वर्ष कांग्रेस का, ये तीनों जोड़ दीजिएगा तो 23.25 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी बिहार में आती है। मेरा आंकड़ा नहीं है। कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल जब लोगों को सैलरी मिलती है तो सीएजी उसको ऑडिट करता है, जाकर सीएजी का रिपोर्ट जाकर पढ़ लीजिए। तो जिस राज्य में 75 साल में 23 लाख नौकरी मिला, वहां पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 10 लाख नौकरी दे दिए, और नीतीश कुमार पर हम 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। तो 2 सवाल है मेरा भाई कि चलिए मान लिया हम आज से ही इनको पकड़ आई है, तो अगर 5 वर्ष में 7 वर्ष में 1 करोड़ नौकरी दीजिएगा